नमस्कार। भारत की अर्थव्यवस्था जो कि 8% से ज़्यादा ग्रोथ पे बढ़ रही थी, वह आज नेगेटिव ग्रोथ पे क्यों आई? सवाल ये उठता है कि ये नेगेटिव ग्रोथ क्या कोरोना के कारण है? जी, इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। मैं 2-3 आंकड़ों से शुरुआत करता हूँ अपनी बात की। फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2016-17 में देश में 8.3% की पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ थी, जो कोरोना के पूर्व फाइनेंशियल ईयर 2019-20, क्योंकि कोरोना 2020 के बाद देश में एंटर हुआ, 2019-20 में वह 4.2% हो जाता है। अर्थात अर्थव्यवस्था जो FY17 में 8.3% थी, वो FY20 में 4.2% हो जाती है। मतलब आधे से भी ज्यादा की उसमें नेगेटिव डाउन टर्न हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या कारण है? एक मजबूत अर्थव्यवस्था जो 8% की दर से लगातार ग्रो कर रही थी, वो 4.2% कोरोना के पूर्व क्यों आई? उसके दो कारण हैं। जब आपने देश के पूरे असंगठित क्षेत्र को एक ऐसा डेंट दिया नोटबंदी के द्वारा कि वो आज तक अपना सिर ऊंचा नहीं कर पाया, जब आपने देश के संगठित क्षेत्र को बिना तैयारी के जीएसटी लागू करके ऐसा डेंट दिया कि आज तक वो ऊंचा नहीं हो पा रहा है, तो दो कारण हैं। एक तो बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के एक अच्छे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल खराब करना, जिसका उदाहरण है जीएसटी, और एक है नोटबंदी, जिससे कि देश का अनऑर्गेनाइज सेक्टर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। अब उसके पश्चात देश में कोरोना एंटर हो जाता है। कोरोना में क्या किया सरकार ने? बिना सोचे समझे 4 घंटे के नोटिस पे देश में लॉकडाउन लगा दिया। और ये लॉकडाउन आर्थिक व्यवस्थाओं पे भी लॉकडाउन था। ये लॉकडाउन उन लोगों के लिए भी था जो पैदल हजारों किलोमीटर दूर अपने अपने गंतव्य स्थान, अपने अपने घरों की ओर गए, क्योंकि सरकार ने तो सोचा नहीं। सरकार तो रात को 8 बजे निर्णय करती है और 12 बजे लागू कर देती है। नोटबंदी का जो निर्णय था, जो 8 बजे जिसकी घोषणा की गई, 12 बजे लागू हो गया। जीएसटी रात के 12 बजे बिना तैयारी के संसद खुलवा के जीएसटी लागू कर दी। फिर 8 बजे तालाबंदी का निर्णय किया। तालाबंदी के निर्णय से, 4 घंटे के तालाबंदी के निर्णय से हजारों लोग भूखमरी का शिकार हुए। एक अनुमान के अनुसार 23 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के, गरीबी रेखा के नीचे चले गए। एक अनुमान के अनुसार लगभग 4.5 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खोया, क्योंकि अर्थव्यवस्था कोई बिजली का खटका नहीं है कि जब चाहे जब बंद कर दिया, जब चाहे जब चला दिया। जब आपने तालाबंदी का निर्णय लिया 4 घंटे के नोटिस पे, जब आपको सोचना चाहिए कि अर्थव्यवस्था के मोमेंटम का क्या होगा। तालाबंदी के कोई खिलाफ नहीं था, तालाबंदी जरूरी होती है तो करनी पड़ती है, पर आपने आर्थिक व्यवस्थाओं पर तालाबंदी कर दी। आपने किससे पूछ के, किसकी सलाह पर ये ऐसे निर्णय लिए? तो मैं ये कहूंगा कि देश की अर्थव्यवस्था को नोटबंदी से तालाबंदी के सफर ने आज नेगेटिव पे लाके खड़ा कर दिया। फिर उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपसे जब सवाल पूछा जाता अर्थव्यवस्था की, बेकारी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, जो हमारे कोरोना के पूर्व हम देश में 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी पर थे, जब उसके बारे में सवाल पूछा जाता है तो आप उस बीमारी को ही मानने को तैयार नहीं हो। बीमारी का इलाज तो जब संभव होगा जब आप उस बीमारी को एक्सेप्ट करोगे कि अर्थव्यवस्था भयंकर मंदी में है, अर्थव्यवस्था की मिसहैंडलिंग हुई है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी को आपने ध्वस्त किया अपने गलत निर्णयों के कारण। एक ऐसी इकोनॉमी जिसके बारे में दुनिया दुहाई देती थी कि ये डबल डिजिट ग्रोथ की इकोनॉमी है, उसको आपने नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन पे लाके खड़ा कर दिया। और कोरोना के पीछे आप छुप नहीं सकते, क्योंकि कोरोना के पूर्व ही आपने अर्थव्यवस्था को 8.3% को 4.2% कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि इस अर्थव्यवस्था को, गिरती हुई अर्थव्यवस्था को रिवाइव कैसे किया जाए। ये निरंतर बढ़ता हुआ जो बेरोजगारी है देश में, उस समस्या का निदान कैसे किया जा सके। तो मेरे पास 5 स्टेप का प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप, देश में सबसे पहले
मांग को पुनर्जीवित करना पड़ेगा, डिमांड का रिवाइवल करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स कहता है कि कंज्यूमर्स का मांग में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। लोग पैसा बाहर खर्च करने को तैयार नहीं है। इकोनॉमी में मांग जनरेट नहीं हो रही। अब मांग को कैसे जनरेट किया जाए? मांग को जनरेट करने के लिए आपको लोगों के हाथों में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। हमने जब न्याय स्कीम की बात करी, आपने बहुत उसका मजाक उड़ाई। जब देश में मनरेगा की बात आई, प्रधानमंत्री जी ने संसद में खड़े होकर ताली बजा बजा के उसकी मजाक उड़ाई। पर आज पिछले 1.5 साल में तालाबंदी के दौरान अगर कोई एक स्कीम जिसने लोगों को फायदा पहुंचाया, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभाले हुए रखा, वो मनरेगा की स्कीम थी। आपने जिस स्कीम की ताली बजा के मजाक उड़ाई, आज वही स्कीम आपके सहारे के लिए खड़ी है, क्योंकि मनरेगा आजाद हिंदुस्तान की एकमात्र स्कीम है जिसको यूएनडीपी ने माना है कि मनरेगा के कारण भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निर्णय के कारण 21 करोड़ से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के बाहर आए। ये मनरेगा की कामयाबी की दास्तान है। अब आप जब मांग पुनर्जीवित करने के लिए लोगों को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ा के नहीं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा के नहीं, उससे तो आप लोगों की जेब में जो पैसा है उसको भी बाहर खींच रहे हो। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा के नहीं, उससे तो जो गृहिणी के हाथ में जो पैसा है उसको भी आप बाहर खींच रहे हो। आपको डिमांड साइड मांग को पुनर्जीवित करना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, आपने पिछले 5 साल में 7 साल में सरकार ने क्या किया? सप्लाई साइड इंटरवेंशंस किए, कॉर्पोरेट सेक्टर के टैक्स रेट्स की रियायत दी। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, पर क्या यह रियायत पर्सनल इनकम टैक्स के आप जैसे मेरे जैसे मध्यम आय वर्गीय, निम्न आय वर्गीय लोगों को नहीं दी जा सकती? सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स को 10% आपने उनकी टैक्स क्यों घटाया? क्या ये टैक्स की छूट आप मध्यम आय वर्गीय लोगों को नहीं दे सकते? क्योंकि आपने सोचा कि सप्लाई साइड इंटरवेंशन करके हम इकोनॉमी को रिवाइव कर लेंगे। पर अगर इस पेन को कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा, तो इस पेन को जो बनाने वाली कंपनी है उसको आप कितनी भी रियायत दे दो, इकोनॉमी रिवाइव नहीं होगी। तो सप्लाई साइड इंटरवेंशन इज नॉट द राइट मेजर। ये कोई राइट आर्थिक सुधार का औजार नहीं है। मांग को आपको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। तीसरी बात, एमएसपी, और यहां पे मैं किसानों को जोड़ना चाहता हूं। जब हिंदुस्तान के किसान 9 महीने से ज्यादा समय पे दिल्ली के बॉर्डर पे मांग अपनी क्या लेके बैठे हैं कि उनको एमएसपी का लीगल राइट दे दिया जाए। अगर सरकार ये व्यवस्था करें कि सारी के सारे जो उपज है वो प्राइवेट हो या सरकारी खरीद हो, वो एमएसपी पर ही खरीदा जाएगा, और अगर एमएसपी से कम कोई व्यक्ति खरीदता है तो ये दंडनीय अपराध है। अगर ये व्यवस्था कर दी जाती है तो लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा, किसानों के हाथ में पैसा पहुंचेगा। 64 करोड़ देश के लोग खेती पर निर्भर है, उन लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा, और उन लोगों के हाथों में पैसा पहुंचा तो मांग अपने आप पुनर्जीवित हो जाएगी। अपने आप मांग के साथ खपत बढ़ेगी, खपत बढ़ने के साथ रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे, और जो 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी में आपने धकेला, उससे देश बाहर निकल के आ सकता है। जो आपने जीडीपी को 8.25% से ज्यादा बढ़ती हुई जीडीपी को आपने कोरोना के पूर्व 4% पे लाके खड़ा कर दिया। मेरा सवाल यह है कि दुनिया में भी कोरोना सब देश में आया, पर भारत की जीडीपी क्यों -24% से गिरी? देश के दुनिया के दूसरे देशों की जीडीपी क्यों नहीं इस प्रतिशत से गिरी? कारण साफ था, क्योंकि कोरोना के पूर्व ही हम मंदी में थे। तो पहला सुधार है मांग को पुनर्जीवित करना, उसके लिए लोगों के हाथों में पैसा डालना। दूसरा, सप्लाई साइड इंटरवेंशन से सिर्फ काम नहीं चलेगा। आप कॉर्पोरेट्स को टैक्स की रियायत दे रहे हो, आप कॉर्पोरेट्स को कह रहे हो कि आप लोन ले लो, आप कॉर्पोरेट्स के 10 लाख करोड़ रुपए के जो लोन है उसको बट्टे खाते में डाल रहे हो। कभी आपने मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति के 1 रुपए के होम लोन को बट्टे खाते में डालने की सोचा? क्योंकि उसने भी अपनी नौकरी पिछले 1.5 साल में कोरोना की महामारी के दौरान खोई है। कभी आपने उस किसान के बारे में सोचा जो 9 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे आपसे बात करने के लिए बैठा है? 600 से ज्यादा किसानों
जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, आपने उनको कहा निठल्ला, ठलुआ, पाकिस्तानी एजेंट, खालिस्तानी एजेंट, कैनेडियन एजेंट। आपके मंत्रियों ने, आपके सांसदों ने उनके साथ क्या क्या, उनके लिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया। किसी भी व्यक्ति ने, प्रधानमंत्री जी हो या देश के कृषि मंत्री जी हो, इस बात का खंडन किया? बिल्कुल नहीं। तो पहला मांग का पुनर्जीवन, दूसरा सप्लाई साइड इंटरवेंशन, तीसरा एमएसपी की लीगल राइट, चौथा आपको जीएसटी को रेट रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं साथियों। क्या हमारे देश में बाइक एक लग्जरी गुड्स है? क्या बाइक वो चलाता है जो एक लग्जरियस लाइफ जीता है? पर हिंदुस्तान की टैक्स की जो स्ट्रक्चर है, जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है, उसके अधीन 28% जीएसटी बाइक पे लगाई जाती है। तो बाइक को लग्जरियस गुड माना जाता है। क्या हमारे देश में जो दवाइयां हैं, कोरोना के दौरान हमने मांग की कि रेमडेसिविर हो या दूसरे अन्य लाइफ सेविंग ड्रग्स हो, क्या वो जीएसटी के दायरे में आने चाहिए? क्या कोरोना की वैक्सीन पर जीएसटी लगना चाहिए? ये बड़े सवाल है। जीएसटी की रेट रैशनलाइजेशन की सख्त जरूरत है। और अंत में ये कहना चाहूंगा, पांचवा उपाय, कि आपको पेट्रोल, डीजल और गैस, इन तीनों में जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है उसका एक एक नमूना देता हूं। डीजल कौन उपयोग करता है? हिंदुस्तान का किसान उपयोग करता है। आपने डीजल की प्राइस पिछले 7 साल में डबल कर दी। उसका खामियाजा क्या हुआ कि किसानी की लागत, खेती की लागत प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए से बढ़ गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। और आपने एमएसपी कितनी बढ़ाई गेहूं की इस रबी की फसल में? 40 पैसे प्रति किलो। किसानी की लागत प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए बढ़ जाती है और एमएसपी बढ़ाई जाती है 40 पैसे। क्या ये किसानों के साथ मजाक नहीं है तो क्या है? पेट्रोल कौन उपयोग करता है? पेट्रोल उपयोग करता है एक मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति, एक सैलरीड क्लास व्यक्ति, जो अपने ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए गाड़ी, मोटरसाइकिल, छोटा वाहन का उपयोग करता है। जब इस दौरान उसकी नौकरी जा रही है, उसकी सैलरी 6-6 महीनों में मिल नहीं रही है, और अगर मिल रही है तो 25% सैलरी कट हो रहा है, उस दौरान क्या पेट्रोल के दाम निरंतर बढ़ाना क्या अच्छी इकोनॉमी है? गैस का उपयोग कौन करता है? हमारी गृहिणियां करती है। गैस का उपयोग कौन करता है? हमारे रूरल सेक्टर की महिलाएं करती है। आपने बड़े जोरों शोरों से उज्ज्वला की बात करी। उज्ज्वला स्कीम में सेकंड रिफिलिंग लोगों ने नहीं कराई, क्योंकि आपने गैस सिलेंडर के दाम अप्रत्याशित रूप से इस साल में, पिछले 8 महीने में लगभग 200 रुपये प्रति सिलेंडर आपने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। उस दौरान बढ़ाए जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। इससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो अभी हो क्या रहा है? गिरती अर्थव्यवस्था की जीडीपी, बढ़ता बेरोजगारी, गिरती मांग और बढ़ती हुई कीमतें। ये इकोनॉमिक मॉडल आपको लॉन्ग टर्म में, आपको देश को और देश के लोगों को ताकत नहीं देगा। ये देश, हम वापस से इस इकोनॉमिक मॉडल से वापस से 10% ग्रोथ की, जिसके लिए भारत की बात की जा सकती थी, उस पे हमको वापस आना पड़ेगा। 2009 में भी दुनिया की बड़ी मंदी आई, पर भारत अछूता रहा, क्योंकि उस समय हमने जो जो स्कीम्स लगाई, भले ही वो मनरेगा हो, भले ही वो राइट टू फूड हो, भले ही वो राइट टू एजुकेशन में बड़ा एलोकेशन करना हो, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस भयंकर मंदी में सरकार का काम यह था कि अपना कैपेक्स बढ़ाए। सरकार ने बजट के दौरान बड़े जोरों शोरों से बोला कि 5.5 लाख करोड़ का कैपेक्स होगा फाइनेंशियल ईयर 2022 में। पर आप कैपेक्स अपने फर्स्ट क्वार्टर में आपने थोड़ा बहुत किया, 20% किया, पर जुलाई आते आते आपने कैपेक्स घटा दिया। तो जब आप बड़ा विनिर्माण में खर्चा नहीं करोगे, जब आप लोगों के हाथ में कैश नहीं दोगे, जब आप मध्यम आय वर्गीय लोगों के लिए पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम लागू नहीं करोगे, जब आप गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम निरंतर रूप से बढ़ाते रहोगे, जब आप सामान्य लोगों के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पे 28% जीएसटी लगा दोगे, तो इकोनॉमी रिवाइव कैसे होगी? उसका नमूना ये हुआ कि देश पर कर्ज, साथियों बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा आप सबके सामने बता रहा हूं, क्योंकि सरकार इसको निरंतर छुपाती है। देश पर जो कर्ज था 2014 में 55 लाख करोड़ रुपए का था, जो 2022 में एक्सपेक्ट हो रहा है 135 लाख करोड़।
मीन्स हर हिंदुस्तानी पर 2014 में 43,124 रुपये का कर्ज था, जो पिछले 7 साल में बढ़कर 96,361 96,361 रुपये हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि सरकार के पास कोई आय का साधन नहीं है, सरकार की कोई सोच नहीं है। सरकार ने एक एक सेक्टर को चुन चुन के डेंट देके पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। आपसे जब कोरोना के दौरान लोगों ने, सरकारों ने वहां के लोगों की हैंड होल्डिंग करी, हमारी सरकार ने उस समय भी एक प्रचार का माध्यम किया। 20 लाख करोड़ के पैकेज की हकीकत आईएमएफ बोलता है कि मात्र 2 लाख करोड़ है। फिस्कल इंपैक्ट ऑफ 20 लाख करोड़, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने जोरों शोरों से एक पैकेज की घोषणा करी, उसमें फिस्कल इंपैक्ट मात्र 2 लाख करोड़ है। बाकी लिक्विडिटी है, बाकी लोन है। क्या लोन को पैकेज कहा जा सकता है? आप कभी कहते हो मेक इन इंडिया करो, कभी कहते हो मेक इन इंडिया में कौन सी कंपनी आई? मेक इन इंडिया में चाइनीज कंपनी आई। उसके आने के बाद चाइना का पैसा आया, उसने आते ही आपने अपनी स्कीम चेंज कर दी। अब बोलते हैं कि वोकल फॉर लोकल हो जाइए। आपकी नीतियों में कोई स्थायित्व नहीं है, आपकी सोच में कोई स्थायित्व नहीं है। आप गवर्नेंस को, और विशेषकर इकोनॉमिक गवर्नेंस को, एक डिजास्टर मैनेजमेंट की तरह नहीं चला सकते कि अभी यहां की बात कर लेते हैं, अगले दिन नई नीति। मेक इन इंडिया का क्या हुआ देश में? मेक इन इंडिया में आपने वादा किया था कि 25% आप जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग का करवाएंगे, जो निरंतर घटता जा रहा है, पहले की तुलना में घट रहा है। आज 16% कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर था, वहां से एम्प्लॉयमेंट टूट रहा है, एम्प्लॉयमेंट छूट रहा है। हमने आशा की कि जब चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होगी तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया आएगी, पर उन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने इंडिया का रुख नहीं किया। उन्होंने दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज जैसे बांग्लादेश हो, वियतनाम हो, कोरिया हो, वहां का रुख किया। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। केवल भाषणों से बात नहीं बढ़ेगी, केवल डेट ले लेके, आप उधार ले लेके सरकार के खर्चों को नहीं चला सकते। आप पुरानी सरकारों द्वारा बनाई हुई संपत्तियों को बेच बेच के, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेच बेच के अपने खर्चे पूरे कर रहे हो। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का अनुमान यह है कि कर से केंद्र सरकार को 15.5 लाख करोड़ की आय होगी, करों से, जिसमें जीएसटी, इनकम टैक्स और सारे कर है। और ब्याज का खर्चा है भारत सरकार का 8.5 लाख करोड़। मतलब 55% जो सरकार की आय है करों से, वो तो ब्याज में चली गई। अब सरकार क्या कर रही है? ब्याज देने के लिए नया कर्ज ले रही है। इसको अगर हम जो चिट फंड कंपनियां ऐसा जो करती है, उनको पॉन्जी, उनको जालसाज चिट फंड कंपनियां कहती है, कहा जाता है। आपने सरकार की अर्थव्यवस्था को यहां लाके खड़ा कर दिया। तीन आपने काम किए जिससे अर्थव्यवस्था में डेंट आया। 2016 का नोटबंदी, 2017 का बिना सोचे समझे जीएसटी लागू करना, और 2020 का ये 4 घंटे का नोटिस पे आपने इकोनॉमी को बंद कर दिया। मैं हमेशा कहता हूं, ये 8 से 12 वाला कार्यक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सुचारू नहीं है। जो 8 बजे आप थ्रिल के रूप में, एक एक्साइटमेंट के रूप में निर्णय लेते हो, 12 बजे देश पे थोप देते हो, उसका नतीजा देश भुगत रहा है। उसका नतीजा ये हुआ कि आज ब्याज दरें जो 9% हुआ करती थी 1 साल की एफडी पे 2014 में, आज वही एफडी पर 1 साल के ब्याज दर हो गई 5%। एक पेंशनर अगर अपने पेंशन, उसको जो रिटायरमेंट के समय जो पैसा मिलता है, वो अगर बैंक में 2014 में लगाता था तो उसको पॉजिटिव इन्फ्लेशन एडजस्टेड ग्रोथ होती थी, जो आज नेगेटिव इन्फ्लेशन एडजस्टेड ग्रोथ है। अर्थात आज अगर कोई एक पेंशनर 10 लाख रुपए 1 साल के लिए एफडी कराता है तो उसमें कोई रिटर्न नहीं है, नेगेटिव रिटर्न है, जो 2014 में पॉजिटिव रिटर्न था, क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी है, इकोनॉमी में मुद्रास्फीति भी हो रही है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी चल रहा है। अगर उन सबको एडजस्ट करके देखा जाए तो नेगेटिव ग्रोथ है। तो क्या हिंदुस्तान के युवा रोजगार नहीं चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। क्यों ऐसा हुआ कि हम 45 साल की, ये कोरोना के पूर्व का आंकड़ा है, मैं कोरोना को तो एंटर ही नहीं करा रहा हूं,
कोरोना के पूर्व क्यों ऐसा हुआ कि 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी पर देश आ गया? कोरोना के दौरान ऐसा क्यों हुआ कि पिछले 1.5 साल में दुनिया के सारे देश आर्थिक रूप से कोरोना से बाहर आ चुके हैं, पर हमारे देश की बेरोजगारी आज भी 8 से 9% के बीच चल रही है, जो 2011-12 में 2% थी। इसके कारण क्या है? इसके लिए कौन उत्तरदायी है? इसके लिए मौजूदा केंद्र सरकार उत्तरदायी है, क्योंकि समस्या यह है कि केंद्र सरकार आर्थिक व्यवस्था को, बेरोजगारी को प्रॉब्लम ही मानने को तैयार नहीं है। जब तक आप एक रोग को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उस रोग का निदान नहीं कर सकते। अर्थव्यवस्थाएं कोई डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है। अर्थव्यवस्था कोई बैंडेड नहीं है कि यहां लगी यहां लगा दिया। अर्थव्यवस्था लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पर चलती है, और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे चल के हमने दिखाया 2004 से 14 के बीच में, जब अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि दुनिया की बड़ी बड़ी मैगजीन हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का कंपैरिजन चाइना की अर्थव्यवस्था से करते थे, और 7 साल के आपके कुशासन ने आज यहां लाके खड़ा कर दिया कि बांग्लादेश की जीडीपी भारत से बेहतर कर रही है। पर कैपिटा जीडीपी ऑफ बांग्लादेश इज हायर देन इंडियाज पर कैपिटा जीडीपी। इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और इन सवालों को जवाब देने के लिए पहले आपको रोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मांग को पुनर्जीवित करना पड़ेगा, सप्लाई साइड इंटरवेंशन से बाहर निकलना पड़ेगा, जीएसटी की रेट रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फोकस करने के लिए दीर्घकालीन योजनाएं लागू करनी पड़ेगी, किसानों को एमएसपी लीगल राइट के रूप में देना पड़ेगा, और लोगों के हाथ में, मध्यम आय वर्गीय लोगों के हाथ में, अमेरिका ने वहां पे जिन लोगों ने की नौकरी छूटी उनके साथ पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम लाए। हम जब बेरोजगारी की बात करते हैं, हर महीने एक आंकड़ा आता है। अभी अगस्त का महीने का आंकड़ा आया कि 15 लाख लोगों ने अगस्त महीने में अपनी नौकरी खो दी। उससे पहले जुलाई महीने में 30 लाख 34 लाख लोगों ने अपनी नौकरी खो दी। मई जून के अंतर्गत अप्रैल मई जून में 2.5 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी खो दी। आपने तो बात 2 करोड़ रोजगार के सृजन की थी। आज यहां पे रोजगार सृजन तो भूल जाइए, हर महीने लाखों नौकरियां जा रही है। आप आंकड़ों को छुपा के अपनी नाकामियों को नहीं छुपा सकते, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो बार बार आपको चेता रही है कि मैं रिसेशन में हूं, मेरे को सुधारो। मेरे को युवा बार बार चेता रहे हैं कि हमको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराओ। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के युवा, हिंदुस्तान के लोगों में वह सामर्थ्य है, हिंदुस्तान के लोगों का वह राइट है कि उनको 10% पॉजिटिव अर्थव्यवस्था मिले, नेगेटिव 8%, नेगेटिव 24% नहीं। हमारे युवाओं में डेमोग्राफिक डिविडेंड जो था, आपने उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील कर दिया। प्रधानमंत्री जी 2014 से पूर्व हमेशा डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते थे। कहां है इस शब्द का प्रयोग? प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं करते आज आप पिछले 7 सालों में? क्या विपक्ष में रहने के दौरान ही इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? देश की सरकार, देश के युवा, देश के लोग ये सवाल बार बार सरकार से पूछ रहे हैं। अंत में यही कहूंगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाइए, कैपेक्स बढ़ाइए, क्योंकि जब तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ा, प्राइवेट सेक्टर भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आज देश में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पिछले 8 क्वार्टर्स में 70% से कम है। अर्थात अगर मैं 100 पेन बना सकता हूं तो मैं 70 से कम पेन बना रहा हूं। जब मैं 70 से कम पेन बना रहा हूं तो मैं नया निवेश करूंगा नहीं इकोनॉमी में। मैं नया निवेश नहीं करूंगा तो नए रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होंगे। नया निवेश मैं जब भी करूंगा जब नई मांग होगी बाजार में। ये इतनी सी कक्षा 11 की इकोनॉमिक्स माननीय वित्त मंत्री जी क्यों नहीं समझ पाती हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके एडवाइजर्स ये इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पाते हैं? हिंदुस्तान के लोग आपकी 4%, 3%, नेगेटिव 24% जीडीपी के लिए नहीं है। युवाओं को रोजगार चाहिए, आपके जुमले नहीं चाहिए। मेरे बताए गए सुझावों पे गौर कीजिए और देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।